गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी बीती होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। चलिए, आज सब लोगों का फिर से आज की क्लास में स्वागत करता हूं मैं। और आज हम लोग साहित्य ही पढ़ेंगे। और यदि आप लोग किसी में यानी कि कुछ समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसके विषय में कमेंट करके बता सकते हैं। पहले तो वो उससे मुझको उतना कमेंट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में मैं उसको ज़रूर आप लोगों को उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। प्रयोगवाद समाप्त हो गया है। अब प्रयोगवाद के बाद आती है नई कविता, और नई कविता को हम शुरू करते हैं। नहीं, प्रयोगवाद हम 1942 से 1943 से और 1953 तक समझते हैं। और उसके बाद वाली जो भी कविता है, ठीक है, उसे कई भागों में बांटा जाता है। तो उसे हम स्वातंत्रोत्तर कविता कहते हैं। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद, अर्थात भारत 1947 में आज़ाद हो चुका था। अब परिस्थितियां बदल चुकी थी, और परिस्थितियां बदल गई थी। तो भारत में जो लक्ष्य था, पहले स्वतंत्रता प्राप्ति था, अब स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई थी, अब समानता प्राप्ति है। ठीक है, यानी समानता की प्राप्ति का अब लक्ष्य क्या रह गया था। तो स्वतंत्रोत्तर कविता हम उसको नाम दे सकते हैं। तो स्वतंत्रोत्तर कविता को अब कई भागों में बांटा जाता है। एक है नई कविता 1951 से 1959 तक। फिर है साठोत्तरी कविता। नई कविता का मतलब है एक नवीन जोश और सभी चीज़ें चारों तरफ दिखाई पड़ रही थी भारत में, उसका असर उसमें भी मैंने साहित्य में भी पढ़ा। इसके बाद है साठोत्तरी कविता या अकविता। 1960 से लेकर के 1965 तक लगभग 5 वर्ष का समय रहा ही। मोह भंग की कविता 65 से लेकर 75 तक। और जनवादी कविता 75 से लेकर के 90 तक। उसके बाद की कविता को समकालीन कविता, विमर्श की कविता, उत्तर आधुनिकता की कविता नाम दिया जाता है, जो 1990 से वर्तमान तक है, या कह सकते हैं 1990 से 2014 तक है। 2014 के बाद की तत्कालीन कविता है। ठीक है, लेकिन अभी तक उसे उतना मान्यता नहीं दी गई है। तो अब हम इन्हीं में से नई कविता, और नई कविता में से जो इस समय की जो परिस्थितियां थी, कैसे कैसे उनको बांटा गया, कैसे कैसे अलग से जो है यानी उसे विशेषता प्रदान की गई। ठीक है, तो उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब हम पढ़ेंगे ही नई कविता, साठोत्तरी कविता, मोहभंगी कविता, जनवादी कविता और समकालीन कविता के विषय में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नई कविता के अंतर्गत ही हम सब कुछ पढ़ेंगे, इनको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 5 साल का कोई कवि नहीं होता है। इसी के नई कविता के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे? अज्ञे जी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि पढ़ते हैं, कहने मतलब है कि जो वो है हमारा प्रयोगवाद, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो प्रयोगवाद तो जो चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ तब तक चलता है, और जो आज हम यानी आगे पढ़ेंगे कवि, ज़्यादातर वो तार सप्तक के कवि ही हैं। ठीक है, तो नई कविता या जो स्वतंत्रोत्तर कविता है, उसकी जो परिस्थितियां रहीं, कैसे परिवर्तित होती रहीं, इसके विषय में बात कर लेते हैं हम लोग। 1954 में आप लोगों को ये पता चल गया कि 51 यानी 47 में भारत आज़ाद हुआ, 50 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो सभी चीज़ें नवीन हो गई। तो अब इसके बाद आता है 1954 ईस्वी में नई कविता नाम की एक पत्रिका, ठीक है, प्रारंभ हुई। नई कविता नाम की पत्रिका प्रारंभ हुई और निकाली जाने लगी। उसी के साथ साथ प्रतीक, कृति, कल्पना, नए पत्ते, काखागा आदि कई अनेक पत्रिकाएं क्या हुई, निकली। ठीक है, तो जब ये पत्रिकाएं निकली तो अब इनमें जो है कुछ नवीनता का बोध आया। नवीनता का बोध का मतलब है कि जैसे वही नवीनता जो ब्रिटेन में चल रही थी, यूएसए में चल रही थी, वो सभी यानी कि इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलती है।
तो नई पत्रिका का प्रकाशन 1954 से प्रारंभ हुआ। 1951 से भारत में नवीनता का प्रारंभ हो गया था। नवीन संचार, चारों तरफ हर्षोल्लास, सभी चीज़ें 1947 से ही था। 51-52 में सामान्य जनता को भी क्या दे दिया गया, निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। नवीन सरकार का निर्माण, नई निर्वाचित सरकार बनी और चारों तरफ बहुत ही आशाओं के साथ लोगों ने अपनी सरकार की तरफ मुंह देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यानी कि अब भारत पे कोई किसी प्रकार का रोक नहीं रह गया, तो अनेक जो पत्रिकाएं हैं वो छपनी प्रारंभ हुई। ठीक है, इनमें ही नई कविता 1954 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद 1963 में कुछ जो है और भी बात आई कि जो नई कविता नहीं, अब जो है थोड़ा सा और परिवर्तन होना चाहिए। तो जगदीश चतुर्वेदी ने एक प्रारंभ पत्रिका प्रारंभ की थी। ठीक है, प्रारंभ पत्रिका प्रारंभ की थी, जिसमें इन्होंने अब कविता की घोषणा की। ठीक है, यानी कि इसी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अब कविता की घोषणा की। अब कविता का मतलब है कि अब कविता नहीं लिखी जा रही। ठीक है, अब कविता की घोषणा की। फिर जो है इसी समय में, इस समयांतराल में 1965 से 1969 तक आ कविता संग्रह एक निकाला गया। ठीक है, जिसमें श्याम परमार, जगदीश चंद्र चतुर्वेदी, मुद्रा राक्षस, ठीक है, त्यागी आदि लेखकों के जो संग्रह हैं वो प्रकाशित हुए। ठीक उसी तरह से जैसे क्या किसका प्रकाशन हुआ, तार सप्तक का। तो तार सप्तक की तरह ही आ कविता का प्रकाशन, ठीक है, यानी कि इस समयांतराल में हुआ 1965 से लेकर के 1969 तक। उसमें इन्हीं की कविताएं संग्रहित, इन्हीं की कविता का संग्रह प्रकाशन होता था। इसके बाद 1968 के बाद की कविता को बीट जेनरेशन कविता, ये बीट जेनरेशन जो है ना यूएसए को नाम दिया गया है। 1968 के आसपास की कविता को यानी कि यूएसए में बीट जेनरेशन कहा गया और ब्रिटेन में एंग्री यंग मैन कहा गया। तो जो यंग्री यानी क्रोधित। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 68 के बाद मोहभंग की कविता 65 से लेकर 75 तक, मतलब कि भारत में 1947 में भारत आज़ाद हो चुका। ठीक है, तो 1965 तक लगभग कितने वर्ष हो गए, या हम 68 तक ले लेते हैं, 66 तक, तो 66 या 67 तक, तो लगभग 20 वर्ष का समय हो चुका था। 20 वर्ष काफ़ी होता है। तो अपनी सरकार से, यानी कि जो साहित्यकार थे उन्हें ऐसा लगा कि जो सरकार ने, हमने जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानियाँ हमारी व्यर्थ की चली गई। अर्थात ठीक है, जो हमारी सरकारें बनी वो उन्होंने हमारे अनुसार कार्य नहीं, यानी जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं किया। ठीक है, जिसके कारण सरकार से मोह भंग हुआ, और सरकार से मोह भंग हुआ तो समाज में जो असर पड़ता है उसी चीज को आगे बताया गया कि मोह भंग की कविता। ठीक है, अर्थात अब सरकार के विरुद्ध खड़े होकर के और कवियों ने आवाज बुलंद करना प्रारंभ कर दिया। और फिर 65 से 75 तक के जो यानी कि है वो मोह भंग की कविता रही। उसके बाद 75 के आसपास, उसके बाद अब 64 में जानते हैं आप लोग, 62 में वो चाइना का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, और हार गई यानी कि वो भारतीय सेना। 65 में भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो उसके बाद अस्थिरता की स्थिति आ गई। कहने मतलब है कि जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद फिर वहाँ पर जाने के बाद, ताशकंद में जाने के बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। फिर इंदिरा जी ने इन्हें संभाला, और इंदिरा जी को जो है वो सब लोग सोचते थे कि ये क्या है, यानी कि वो एक छोटी सी गुड़िया है, ये क्या जो है ना सत्ता संभालेगी। तो कहने मतलब है कि इस समय, यानी कि इस समय तक जो लोगों की इच्छाएं थीं वो इच्छाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, यानी उनसे इच्छाओं से मोह भंग हो गया। समझ गए कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, जो अंग्रेजी शासन में हमको मिलता था वही इस समय भी हमको मिल रहा है। फिर उसके बाद 75 से
जनवादी कविता आई। जनवादी का मतलब है यानी सामान्य लोगों की बात, सामान्य लोगों की बात आगे 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 रख करके अब बात की जाने लगी, तो उन्हें जनवादी कविता का नाम दिया गया। तो जनवादी कविता 90 तक चली। 90 के बाद आप लोग जानते हैं कि 1991 में भारत में उदारवाद, 1991 में उदारवाद का प्रारंभ हुआ भारत में। और उदारवाद के प्रारंभ होते ही क्या हो गया, भारत में बाजारीकरण प्रारंभ हुआ। भारत की कई महिलाओं को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स दिया गया, जिसके कारण भारतीय सौंदर्य बाजार पर पूरी तरह से कब्जा हो गया विदेशियों का। तो जब यानी कि भारत के भी कई कंपनियों को बाहर जाने का मौका मिला और विकास करने का मौका मिला, तो कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों का प्रभाव भारत में भी दिखाई पड़ा और कई चीज़ों में दिखाई पड़ा। तो यानी कि अब जो है ना, लोग आपस में बात करते रहे तो उसे विमर्श की कविता कहा जाता है। आधुनिकता भारत में आई तो उसे आधुनिकता की कविता कहा जाता है, और उस समय की कविता थी तो समकालीन कविता नाम दिया गया। तो मुझे लगता है कि अब यानी कि लगभग इसको बंटवारे का जो इनके 4-5 भाग हैं, ठीक है, नई कविता, साठोत्तरी कविता, मोहभंगी कविता, जनवादी कविता, समकालीन कविता, ठीक है, इनके विषय में कुछ कुछ आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए अब पढ़ते हैं नई कविता की प्रवृत्तियां। तो नई कविता की जो प्रवृत्तियां हैं वो है अस्तित्ववाद, ठीक है, यानी कि मानव के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। और अब जो है यानी कि भारत किसी का वो नहीं रह गया था, गुलाम नहीं रह गया था, इसलिए भारतीयों का अपना खुद का अस्तित्व है। इस पे व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात किया इन्होंने, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्रता की बात किया इन्होंने। अब जो है ना, भारत के हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का, ठीक है, यानी कि वो स्वाद चखने को मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में अब संविधान लागू हो गया था, ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्षणबोध, ठीक है, क्षणबोध का मतलब है यानी कि यहाँ पर जो इस समय जो कविता लिखी गई, ठीक है, वो जो है हर एक क्षण को महत्वपूर्ण मानने लगी, क्योंकि अब तीव्रता के साथ विकास प्रारंभ हुआ। फिर है यथार्थोन्मुखता, इस समय जो वास्तव में था अब कोई रोकने वाला नहीं रह गया, स्वतंत्रता का हनन करने वाला नहीं रह गया, इसलिए ये यथार्थ की तरफ उन्मुख हो गए। यानी सरकार की वो करना है तो का मतलब है क्रिटिसाइज तो खुल करके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और जो सामान्य जनता है उनकी जो बातें हैं उनको सामने रखो, तो यथार्थ मुक्ता। इसके बाद है मध्यम वर्गीय प्रधानता, यानी कि अब जो है जो इनके जो प्रतिपाद्य का विषय रहा वो मध्यम वर्ग हो गया, ठीक है। कभी उच्च वर्ग होता था और प्रगतिवाद में यानी कि जो निम्न तबके का आ गया, यानी कि किसान और मजदूर हो गया। मध्यम वर्गीय की किसी ने नहीं सुनी, तो मध्यम वर्गीय इस समय प्रयोगवाद से शुरुआत हुआ और नई कविता में मध्यम वर्गीयता, ठीक है, का वर्णन किया गया। फिर है बौद्धिकता, ठीक है, अब जो है यानी कि विज्ञान का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो बौद्धिक खोजें लगातार प्रारंभ हुई, बहुत तीव्रता के साथ प्रारंभ हुई, तो बौद्धिकता का अंश यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फिर है रागात्मकता, ठीक है, रागात्मकता का मतलब दो चीज है। रागात्मकता मतलब यानी कि काव्य में राग, और दूसरा चीज है कि ऐसी कविताएं लिखी जाएं जो क्या हो, मानव को अच्छी लगे, ठीक है, मनुष्यों को अच्छी लगे, मतलब कि सामान्य जनता को अच्छी लगे और वो क्या कर सके, पढ़ सके। तद्भव युक्त स्थानीय भाषा का प्रयोग, तद्भव युक्त शब्दों का तो प्रयोग हुआ, स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ, विदेशी भाषा का भी प्रयोग होने लगा, ठीक है, क्योंकि विदेशी शब्द बहुत से क्या हुए थे, भारत में प्रयोग किए जाने। तो तत्सम नहीं, तद्भव युक्त स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ, और साथ ही साथ विदेशी भाषा के शब्दों का भी, विदेशी खास करके अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक है, जैसे मेज के लिए टेबल प्रयोग किया गया, विद्यालय के लिए स्कूल प्रयोग किया गया, ठीक है, खिड़की के लिए विंडो प्रयोग किया गया, तो बिजली के लिए, विद्युत के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग किया गया। तो इन सभी शब्दावलियों को क्या किया गया, लिया गया और उसे आराम से प्रयोग किया गया। नए मिथकों एवं फैंटेसी का प्रयोग, ठीक है, इस समय नए नए मिथक गढ़े गए और नवीन प्रकार का जो है ना क्या चीज़ है, फैंटेसी का प्रयोग किया गया है।
यानी लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या किया, प्रस्तुतिकरण किया। अपने प्रस्तुतिकरण के लिए उन्होंने अलग जो है वो मिथक भी रचे और अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण भी किया। फिर स्वतंत्रता के स्थान पर समानता की स्थापना। स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हो चुकी थी, अब सभी लोगों को समान माना जाना जरूरी था। ठीक है, तो अब कोशिश करने लगे ये जो हमारे वो हैं जो साहित्यकार, उनकी ये मान्यता होने लगी कि अब स्वतंत्रता की जगह, स्वतंत्रता तो प्राप्त हो चुके, अब सभी लोगों क्या होना चाहिए, सभी लोगों को समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसकी उन्होंने यानी इसका इन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। फिर है नवीन छंदों का प्रयोग। अब स्वच्छंद थे तो नवीन छंदों का इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ नए उपमानों की खोज किया। ठीक है, नए उपमानों यानी कि नए उपमानों के लिए मजदूर वर्ग के लिए अलग खोज किया, सामान्य वर्ग के लिए अलग खोज किया, जो मध्यम वर्ग है उसके लिए अलग किया, जो राजनीतिक वर्ग है उसके लिए अलग जो है ना उपमानों की खोज किया। अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल। ठीक है, जो अनुभूति की है उसे प्रस्तुत करने का, ठीक है, इन्हें जो है महारत हासिल थी। जो अनुभूति किया वही ये प्रस्तुत करना चाहते थे। तो ये नई कविता की जो प्रवृत्तियां थी वो ये थी। ठीक है, अस्तित्ववाद, व्यक्ति स्वतंत्र के साथ साथ स्वतंत्रता के स्थान पर समानता की स्थापना की बात, क्षणबोध, यथार्थोन्मुखता, मध्यम वर्ग की प्रधानता अब यहाँ पर आ गई, बौद्धिकता और रागात्मकता। इसके साथ है तद्भव युक्त स्थानीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग खुल करके इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। पहले अंग्रेजों से यानी कि अंग्रेजों से और अंग्रेजी से नफरत थी, बाद में अंग्रेजों के चले जाने के बाद क्या किया, उनकी भाषा को स्वीकार कर लिया गया। फिर है नए मिथकों और फैंटेसी का प्रयोग। फैंटेसी जैसे अब ये वो ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस एक प्रकार की फैंटेसी है। ठीक है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन एक जो है किसी को जो मतलब विद्वान व्यक्ति है उसको उसकी तड़प को प्रस्तुत करने के लिए क्या किया गया, ब्रह्म राक्षस का एक जो है ना वो फैंटेसी ग्रहण यानी कि गठित कर ली गई। इसके साथ साथ नए उपानों की खोज और अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल दिया जाने लगा। ओके, तो ये थे यानी स्वतंत्रोत्तर कविता और नई कवि यानी कि उसका पूरा खाका जो खिंचा वो मैंने बता दिया, क्यों क्यों इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। इसके बाद नई कविता की प्रवृत्तियां पढ़ लिया हम लोग। अब हम लोग कुछ लेखक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो लेखक के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो लेखकों में सबसे पहले हैं केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 2018 ईस्वी में हुई थी, केदारनाथ सिंह के। ठीक है, ये एक अच्छे कवि आलोचक रहे हैं और इनकी काफ़ी अधिक यानी कि आलोचनाएं पसंद की गई हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में मिला है। इनका एक रचना है अकाल में सारस। ठीक है, अकाल में सारस के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पुरस्कारों की जहाँ तक बात करें तो इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 2013 ईस्वी मिला है। इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये 10वां, हिंदी का 10वां है। ठीक है, हिंदी का 10वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इनका जो मिला था। व्यास सम्मान इन्हें 1997 को प्राप्त हुआ था। ठीक है, बिरला के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद रचनाएं, तो इनकी जो रचनाएं हैं इनमें अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, ये इनकी काफ़ी यानी कि प्रसिद्ध रचना है। जमीन पक रही है, यहाँ से देखो। ठीक है, यहाँ से देखो और बाघ,
ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि बाघहीन की कोई, बाघहीन का काव्य संग्रह है, ठीक है, और बाघ कविता भी है। अकाल में सारस, जिसके लिए इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर उत्तर कबीर, सृष्टि पर पहरा, टाल्स्टाय और साइकिल, ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, सृष्टि पर पहरा, टाल्स्टाय और साइकिल, ये इनकी रासायनिक काव्य संग्रह है इनके। इसके बाद इनकी कुछ प्रसिद्ध आलोचनाएं भी हैं। इनकी आलोचनाओं में आता है कल्पना और छायावाद, ठीक है। आप लोग ये सोच रहे होंगे इनके ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है, तो पुस्तक के लिए नहीं दिया है। 1984 से क्या हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य को दिए जाने लगा है, कोई एक रचना के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आलोचना है इनकी कल्पना और छायावाद, यानी कि छायावाद और कल्पना को इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। तो छायावाद पर इन्होंने क्या लिखा है, समझ गए होंगे, आलोचना लिखी है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, ठीक है, यानी कि आधुनिक हिंदी कविता में जो बिंब विधान है उस पर इन्होंने क्या लिखा है, अपनी लेखनी चलाई, अपने विचार व्यक्त किए। तो आधुनिक हिंदी में बिंब विधान, ठीक है। इसके बाद मेरे समय के शब्द, मेरे समय के शब्द, शब्द का मतलब काव्य हुआ। इसके बाद है मेरे साक्षात्कार। कुछ लोग इसे आलोचना न मान करके इसे इनका क्या मानते हैं, आत्मकथा मानते हैं, ठीक है। तो मेरे समय के शब्द और मेरे साक्षात्कार आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और कल्पना और छायावाद, ये इनकी क्या थी, आलोचनाएं। इसके बाद पत्रिकाएं, इन्होंने साखी और शब्द, साखी और शब्द वो मत सोचिएगा, साखी एक पत्रिका थी, शब्द भी एक पत्रिका थी, और ये दोनों पत्रिकाएं असामयिक पत्रिकाएं थी, मतलब लगातार नहीं निकलती थी, कभी कभार निकलती थी, ठीक है। इनका इन्होंने संपादन किया था, और भी कई यानी कि का संपादन किया, लेकिन ये प्रमुख है, ठीक है। तो ये थे केदारनाथ सिंह। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारनाथ अग्रवाल अलग थे, ये केदारनाथ सिंह है, ओके। तो चलिए, इसके बाद अगले हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। और 4 सितंबर 1997 को इनके मुंबई में बस सो रहे थे, सोते ही रह गए, शायद हार्ट अटैक आया होगा और इनकी मृत्यु हो गई। तो 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ और 4 सितंबर 1997 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय के, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता है, ठीक है, प्रयाग विश्वविद्यालय भी उसे कहते हैं, लेकिन सब जगह इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही छपा होता है। वहाँ पर ये हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी रहे हैं, और जो है इन्होंने अपना पूरा टर्म पूरा किया, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर ये बम्बई चले गए और वहीं पर रहते थे, कविता में ये संलग्न थे। इनको व्यास सम्मान मिला था 1994 का, ठीक है। केदारनाथ सिंह को 1997 को मिला था, इन्हें व्यास सम्मान 1994 का मिला था। इनको भारत भारती पुरस्कार 1990 का मिला था, ठीक है। और इन्हें साहित्य अकादमी सदस्यता 1985 में दी गई। देखिए, साहित्य अकादमी रत्न सदस्यता, ठीक है, यह है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी रत्न सदस्यता। आप एक तरह से कह सकते हैं कि साहित्य अकादमी जो दिया जाता है उसमें वो जो समूह होता है उसके सदस्य बनाए गए 1985 में इनको, और काफी समय तक ये उस पर पद पर कार्य किया। तो पुरस्कार इनको 3 व्यास सम्मान, भारत भारती और
मिले थे 2 सम्मान, 1 साहित्य अकादमी सदस्यता, ठीक है, इनको प्राप्त हुई। और केदारनाथ सिंह को तीनों साहित्य यानी कि साहित्य से जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं तीनों मिले हैं, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिला था। चलिए इनकी रचनाएं उतना ज़्यादा नहीं है, ये सभी में हाथ पैर इन्होंने क्या किया था, मारा था, तो इसलिए इनकी काव्य संरचनाएं उतना ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो रचनाओं में आता है ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, 7 गीत, ठीक है, ठंडा लोहा, 7 गीत। और धीरे धीरे मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आप लोग यदि नोट बनाना चाह रहे हो तो नोट बना सकते हैं, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी आपके लिए हो जाएगा। फिर है कनुप्रिया, ठीक है, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत, ठीक है, इनकी एक रचना है आद्यंत। तो इनके हैं ठंडा लोहा, 7 गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी और आद्यंत। इसके बाद इनके उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये इनका सबसे ज़्यादा जो है ना, गुनाहों के देवता भी, सूरज का 7वां घोड़ा भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये इनका उपन्यास दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर है 11 सपनों का देश, ठीक है, 11 सपनों का देश जो है ये इनके उपन्यास हैं, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश। इसके बाद है निबंध, इनके हैं सबसे प्रसिद्ध इनका निबंध है ठेले पर हिमालय। इन्होंने इलाहाबाद में एक, यानी जब गर्मियाँ पड़ती हैं जून जुलाई में, यानी कि मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ती है, तो वहाँ पर पहले फ्रिज नहीं होते थे लोगों के पास घरों में, तो वहाँ बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती थी, तो लोग बर्फ़ खरीद करके और अपने घरों में पानी में डाल करके उसको पीते थे। और बर्फ़ जो है वो बेचा भी जाता था, तो बर्फ़ जो है ना वो ठेलियों में लेकर के जाता था, तो ठेले में जो है ना बर्फ़ रखा हुआ था, तो इन्होंने उसकी तुलना हिमालय और उससे की कि हिमालय इतना बड़ा महान है, और उसे मानव ने क्या किया, एक छोटे से ठेले में उठा करके उसको रख लिया। तो ये ठेले पर हिमालय उन्होंने इसका जो है ना एक उसमें काफ़ी अच्छा वर्णन किया है, यानी निबंध उन्होंने, मतलब हिमालय को ही पूरा उठा करके उसके ठेले पर रख दिया और उसका इस तरह से सांगोपांग पूर्ण वर्णन किया है। फिर कहानी अनकहानी, ठीक है, कहना क्या है ना कहना क्या है, पश्यंती और साहित्य विचार और स्मृति, साहित्य विचार और स्मृति, पश्यंती, कहानी और अनकहानी, ये क्या है, इनके निबंध हैं। इसके बाद है इनका आलोचना, 2 आलोचनाएं इनकी हैं, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, इन्होंने प्रगतिवाद की समीक्षा प्रस्तुत की है, तो प्रगतिवाद एक समीक्षा। और इसके बाद है मानव मूल्य और साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, दूसरी आलोचना इनकी है। यानी साहित्य में यदि मानव मूल्य ना हो तो साहित्य नहीं है, या मानव मूल्य रहित जो साहित्य है, ठीक है, वो मानव मूल्य साहित्य में कहाँ तक प्रस्तुत किया जा सकता है, वो इसमें इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। नाटक इनका है अंधा युग, और अंधा युग काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, पूछा जाता है नाटक इनका। और याद रखिएगा इसी नाम का इन्होंने एक पत्रिका संपादन किया था जिसका नाम भी अंधा युग था, ठीक है, अंधा युग नाम की इन्होंने क्या किया था, पत्रिका संपादित की थी। तो ये पत्रिका काफ़ी प्रसिद्ध है, अंधा युग, ठीक है। अब अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि अभी ये चलती है नहीं चलती है, लेकिन काफ़ी यानी 4-5 साल पहले तक ही चलती थी। इसके बाद है, हाँ तब तक 2018 में वो जिंदा रहे होंगे तो चलती रही होगी, ठीक है। कहानी संग्रह, अब इनके कहानी संग्रह कुछ है, कहानी नहीं कहानी संग्रह, इनमें कई कई कहानियों का संग्रह है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी। इस बात है चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। इस बात है बंद गली का आखिरी मकान,
ये काफ़ी अच्छी इनकी कहानी भी है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। बंद गली का आखिरी मकान और बंद गली का आखिरी मकान और सांस की कलम से। और इनकी एक और भी कहानी है, वो है नई कहानी के दौर में। नई कहानी के दौर में भी इनकी कहानी है। इनकी एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, वो उसका नाम था गुल्फी बन्नो। गुल्फी बन्नो। ठीक है, ये इनकी कहानी थी। ये कहानी इनकी काफ़ी अधिक प्रसिद्ध हुई थी। तो आज का ये हमारा दो लेखक थे और स्वतंत्रोत्तर कविता हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। अब हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। कुछ ही लेखक रह गए हैं जिनके पढ़ने के बाद फिर हम लोग पहले जो 9, 10, 11 और 12th NCERT है उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से गद्य पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये धर्मवीर भारती थे। और आप लोग ये मत समझिएगा कि धर्म भी लिखा है धर्म भी लिखा है, तो धर्म भी मिलेगा, धर्मवीर भी मिलेगा, धर्मवीर भी मिलेगा। ठीक है, धर्म कुछ जगह धर्म लिखते हैं, कुछ जगह ये लिखते हैं। ठीक है, तो अंधा युग इनका नाटक भी है और अंधा युग इनका क्या है, पत्रिका भी है। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तो जिसमें हम लोग इसके आगे कुछ लेखों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक इसमें यदि आप लोगों को छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बाद में भी कि नहीं सुन सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं आपको उसी समय क्लास में सुनना ही सुनना है। ठीक है, ओके, तो ऑल द बेस्ट, लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर।